अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम 9th क्लास की मैथ की बुक को स्टार्ट करने लगे हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने पढ़ा है रैशनल और इरेशनल नंबर्स, सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को सीखते हैं। रैशनल क्या है और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। 8th क्लास में आप लोगों ने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के मुतल्लिक पढ़ा है, तो आज इनको फिर रिवाइज करते हैं और इनको मजीद एक्सप्लोर करते हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड एज set of rational numbers expressed as the numbers that can be written in p by q form where p and q belong to z means integers and q should not equal to 0। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर्स का सेट कौन सा होता है। इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय z is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on। जितने भी नंबर हम लेंगे वो इस सेट से लेंगे, p वाले यानी बटे के ऊपर वाले और q वाले यानी बटे के नीचे वाले। But we should remember the condition that q should not equal to 0, यानी कि बटे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जब बटे के नीचे 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। p की जगह पे अगर हम 1 लें और q की जगह पे 2 लें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे गए। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज इन फ्रैक्शन फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और देखते हैं 0 लेते हैं और q की जगह पे कुछ भी हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। अगर हम इस तरह करते हैं 2 और 0 करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां तक आपको रैशनल का समझ आ गई। वो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स। तो ये सिंपल हो गया, वही डेफिनेशन है, सिर्फ इतना हमने करना है। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म आर इरेशनल नंबर्स। जिनको हम बटे की सूरत में नहीं लिख सकते उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को q प्राइम से डिनोट किया जाता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हम इस तरह लिखते हैं कि दोनों को, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को, दोनों को जब हम यूनियन करते हैं, दोनों का जब हम यूनियन करते हैं तो एक हमारे पास जो सेट आता है उसे कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर का सेट फिर इस तरह डिफाइन होगा, r इज इक्वल टू q यूनियन q प्राइम। इरेशनल नंबर्स की भी एग्जांपल देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 या 2.7182 सो ऑन चलता जा रहा है। इसको मजीद आगे समझेंगे, अभी सिर्फ इतनी एग्जांपल तक इसे रखें। तो हमारे पास आ गया रियल नंबर्स का एक वर्ड्स। इसको अब हम देखते हैं, जो आपकी बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है उसकी मदद से इसको आगे मजीद समझते हैं। तो रियल नंबर्स की आगे दो टाइप हमारे पास आई, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। जब मजीद इनको लेके जाते हैं नंबर्स को डेसिमल में तो आगे रैशनल नंबर की 2 फॉर्म्स आ जाएंगी और इरेशनल नंबर की एक फॉर्म बनेगी। जी, ये डायग्राम हमने बना ली है तो इसको हम अब तफसील से समझते हैं। देखें, रियल नंबर्स जो हमारे पास एक वर्ल्ड ऑफ नंबर है उसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास। वी हैव रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को मजीद आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और इरेशनल नंबर को एक टाइप में डिवाइड किया गया है। अब इन चीज़ों को अगर हम समझ लें तो फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो सिर्फ यही है कि हमने आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को। रैशनल और इरेशनल को समझने के लिए हमारे पास मजीद जो 3 टर्म्स हैं इनको समझना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट का मतलब होता है टू स्टॉप, रुकना, खत्म हो जाना। 1/2 का आंसर आएगा 0.5, यानी ऐसे नंबर्स, द नंबर्स दैट हैव फाइनाइट digits after the decimal point are terminating decimal numbers। तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पे खत्म हो गया है, रुक गया है क्वेश्चन हमारा, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 1/4 का आंसर हमारे पास आ गया 0.25, विच मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद रुक गया है, फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब होता है कि जिनको हम गिन सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद इसके पास 2 डिजिट है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुई। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी यानी पॉइंट के बाद रुक जाए, फाइनाइट आ जाए, तो वो होंगे रैशनल नंबर्स।
दूसरी कंडीशन हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा था कि पॉइंट के बाद रुक जाए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद ना रुके। और साथ इसके कंडीशन है रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हों तो उनको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। इनकी अगर हम एग्जांपल देखें, और 1/3 का आंसर आएगा 0.333, चलते जाते हैं, रुकते नहीं है। तो क्या हुआ है, यहाँ पे एक नंबर खुद को रिपीट करता जा रहा है। तो ये हमने देखा था, नॉन टर्मिनेटिंग क्या, रुक नहीं रहे, और रिकरिंग क्या, एक डिजिट खुद को रिपीट करता जा रहा है। इस तरह अगर हम देखें 1/6 का आंसर आएगा, 1 के बाद 6 जो है वो खुद को रिपीट करता जा रहा है। तो इसका आंसर भी इनके साथ मैच कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए जैसे 2.3535, ये खुद को आगे रिपीट करते जा रहे हैं, यानी अब 35 एक ग्रुप ऑफ नंबर है जो खुद को आगे रिपीट करता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करें खुद को तो उसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद रुक नहीं रहे और एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट होता जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग डेसिमल्स। तो रैशनल नंबर्स की दो कंडीशंस हैं, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद रुक जाए, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद रुके ना, और जो है वो रिकरिंग भी होने चाहिए, एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट करें तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम इर्रेशनल नंबर्स की तरफ चलते हैं। तो पहली कंडीशन तो वही है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी पॉइंट के बाद रुक ना रहा हो, और दूसरी इसके साथ जो कंडीशन है वो कह रहा है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में था कि एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, नॉन रिकरिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी लेकिन साथ ही वो नॉन रिकरिंग होगी, कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं करेंगे। इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल देखते हैं, 3.1415 सो ऑन चलते जा रहे हैं, और दूसरी एग्जांपल है 2.7182 सो ऑन आगे चलते जा रहे हैं। यानी कि हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रुक नहीं रहे और नॉन रिकरिंग खुद को कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो इर्रेशनल नंबर होंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स उनमें कौन कौन से होंगे। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग रैशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग इर्रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। कंडीशन हमारे पास हमने देख ली है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो फाइनाइट है, यानी क्वेश्चन यहाँ पे रुक गया है, तो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, तो इसको देखते हैं, ऊपर बार है, अगर किसी डिजिट के ऊपर बार हो तो इसका मतलब है कि वो डिजिट खुद को रिपीट कर रहा है। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग डेसिमल्स हो तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसको इस तरह करके हम लिख सकते हैं। थर्ड बार देखते हैं, 2.236067 सो ऑन चलते जा रहे हैं, तो क्या कंडीशन पूरी हुई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड प्लस नॉन रिकरिंग, कोई भी डिजिट खुद को रिपीट नहीं कर रहा, तो ये होगा हमारे पास इर्रेशनल नंबर। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 7 है। एक चीज याद रखें, अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आए, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, फर्स्ट करें कि हमारे पास स्क्वायर रूट 9 है तो ये 3 आ जाएगा, इसी तरह 25 है, इसी तरह 36 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका 5 आंसर आ जाएगा, इसका 6 आंसर आ जाएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हो तो उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। वैसे भी अगर हम इसका सॉल्यूशन करें कैलकुलेटर से तो देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है, हम इसको करके देख लेते हैं। जब इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 2.6457 सो ऑन चलते जा रहे हैं, ना ही कोई डिजिट खुद को रिपीट कर रहा है, ना ये फाइनाइट है, पॉइंट के बाद रुक भी नहीं रहे, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आगे ई है, ई को बोलते हैं आइडल नंबर। आइडल नंबर की वैल्यू होती है 2.7182 सो ऑन चलते जा रहे हैं, तो क्या हुआ, पॉइंट के बाद चलता जा रहा है और कोई भी डिजिट खुद को रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलेंगे फिर इर्रेशनल नंबर। पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 सो ऑन चलते जा रहे हैं, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल को क्यू प्राइम से हम डिनोट करते हैं और रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं। पार्ट नंबर 7 देखते हैं, आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। 11 जिस तरह इर्रेशनल नंबर है, कोई भी इर्रेशनल नंबर
5 रैशनल नंबर है। कोई भी इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर में जब प्लस किया जाता है तो आंसर उसका इर्रेशनल नंबर आता है। अगर दो इर्रेशनल नंबर, ये 13 और 3 दोनों इर्रेशनल नंबर है, अगर दो इर्रेशनल नंबर्स को प्लस किया जाए तो उनका आंसर भी इर्रेशनल ही होता है। तो इसको देखें तो इर्रेशनल को रैशनल में प्लस करें तो आंसर आएगा इर्रेशनल। अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो देखते हैं हमारे पास वो क्या नंबर आता है। तो हमने देखा हमारे पास जो आंसर आया है 8.3166 आगे चलता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ना तो ये पॉइंट के बाद रुक रहे हैं और ना ही कोई डिजिट खुद को रिपीट कर रहा है। तो क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 को भी कैलकुलेटर से सोल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगर हम देखें तो इसका जो आंसर आया है 5.3376 सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए तो ये हमारे पास पहले ही बटे की सूरत में है, फ्रैक्शन के तौर पे लिखा हुआ है 15/4। तो ये एक रैशनल नंबर है। इसको मजीद कैलकुलेटर से सोल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आया 3.75, यानी ये डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट है, सिर्फ 2 डिजिट है। तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है, लास्ट पार्ट है, इसको देखते हैं। अगर आप देखें 2 - √2 2 + √2, अगर ऐसी कंडीशन हो, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर दो स्क्वेयर्स के दरमियान माइनस आ जाए तो उसको एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। तो वही कंडीशन हमारे पास है, एक बार प्लस हुआ है एक बार माइनस हुआ है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। नीचे पहला डिजिट है जो हमारे पास, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे हम √2 लेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया। 4 - 2 = 2। और 2 क्या है, वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हर एक डिजिट के नीचे 1 अंडरस्टूड किया हुआ है मैथ में। तो 2/1 इज अ फ्रैक्शन, सो द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म आर रैशनल नंबर्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स जो थे वो हमने सोल्व कर लिए हैं। सिर्फ इनमें आइडेंटिफाई करना था रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स कौन से हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो देखिए ये नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं, इनमें से पहले 2 नंबर जो इरैशनल हैं, दूसरे जो 4 नंबर हैं वो रैशनल है। तो रैशनल और इरैशनल का कॉन्सेप्ट हमने पहले समझ लिया है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास इरैशनल है। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना आसान होता है, इरैशनल नंबर थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो आपने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पहले देख लिया हुआ है क्लास में, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नीचे इसके दरमियान में मिडल में 0 होता है और इसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के मतलब हमने पढ़ लिया, आप जानते हो कि इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज जरा सुन ले, पहले लेक्चर में भी मैं z को z जिसको बोलते हैं मैं z बोलता रहा हूं। देखिए z जो है वो अमेरिका प्रोनाउंसिएशन है और z जो है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। तो हम बिंग पाकिस्तानी ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं तो z बोलता हूं। जो z बोलते हैं वो भी सही बोलते हैं, गलत नहीं है। तो दोनों तरह की इसकी प्रोनाउंसिएशन सही है, जी अमेरिकन है, जेड ब्रिटिश है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, मैंने आपको बता दूं, क्योंकि सारे जी बोलते हैं, अक्सरियत जो है वो जी बोलने वालों की है, तो इसलिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लगता हो। एरो साइन दोनों साइड पे जो है वो शो करते हैं, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, खत्म नहीं होते कभी भी। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो हमने इंटीजर्स का सेट बनाया था उसमें हमने देखा था 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। 2 3 4 सो ऑन चलते जाएंगे। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरह ये चलते जाएंगे। अगर हम फर्ज करें हमने 3 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन के ऊपर, तो ये वाला जो है वो 3 इधर आ जाएगा। अगर -2 को करना है हमने तो ये -2 हो जाएगा। लेकिन अब हमने जो है वो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था छोटी क्लासेस में, अभी हमने रैशनल और इरैशनल नंबर्स को ऊपर इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। फर्ज करें ये वाले नंबर है, ये वाले नंबर है, ये रैशनल नंबर्स है। जब इनको हम करेंगे तो उनको देखेंगे, पहले हम इनको देखते हैं इरैशनल नंबर्स को। जब आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है तो आपके पास एक स्केल होना चाहिए जिसकी मदद से आप नंबर लाइन ड्रा करें। एक तो लाइन सीधी बनेगी, दूसरा जो इंचेस वाला साइड है स्केल का उसको रखें और तमाम जो इन लाइंस के दरमियान फासला होगा ना वो आपका बराबर आएगा। बेशक छोटा स्केल ले ले। तो इसको मैंने ड्रा किया है, तो इसके ऊपर हम जो है वो निशान लगा लेते हैं ताकि हमारे जो निशान है वो बराबर आए। यहाँ पे तो 0 आ गया दरमियान में, +1 +2 +3 +4 और +5।
-1 -2 -3 -4 -5 इस तरह ये चले जाते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स इन्फिनिटी की तरफ, ये नेगेटिव इंटीजर्स इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं। तो हमने रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट 2। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 को हमने रिप्रेजेंट करना है। अगर इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.41 आगे चलता जा रहा है। जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें इस चीज का आइडिया हो गया कि होल नंबर 1 है और इसके समथिंग जो है वो इधर करके दरमियान में आएगा, 1 और 2 के दरमियान में ये नंबर आएगा। तो जो होते हैं इरेशनल नंबर, इनको रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड होता है, इसको ज्योमेट्रिकली जो है वो इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे हम। देखिए नंबर 1 है तो हम इस तरह करते हैं कि नंबर 1 तक इसको ले लेते हैं। 0 से लेके 1 तक हम लेंगे 1 यूनिट, चूंकि 1 है हमारे पास तो हम इसको 1 ले लेते हैं। 0 से लेके 1 तक हमने इसकी लेंथ ले ली, इतनी हम इसको सीधी लंबाई ले लेंगे। 1 इसकी इस साइड से हमने ले ली और 1 इसकी परपेंडिकुलर सीधी हमने ले ली। ये बन गई हमारे पास बेस। इसको हम रखते हैं O, इसको पॉइंट A रख लेते हैं, इसको पॉइंट A रख लिया हमने। अब यहां से इसको पॉइंट B हम रख लेते हैं। पॉइंट B से O तक एक लाइन ड्रा करते हैं। अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल बन गई है। ट्रायंगल्स की टाइप्स आपने पहले पढ़ी हैं, तो उनमें एक टाइप होती है राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम। उसको हम H से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये बेस हो गई। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसको हाइपोटेनस भी पढ़ते हैं। अमेरिकन जो है वो हाइपोटेनस और हाइपोटेन्यूज, और ब्रिटिश जो है वो सिर्फ हाइपोटेन्यूज पढ़ते हैं इसको। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसको लगाकर हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने रखी थी 1 इसकी लेंथ, बेस जो हमने 1 रखी थी, 1 का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर था उसकी हाइट भी हमने 1 रखी थी, फिर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्योंकि हमें स्क्वायर रूट 2 चाहिए था तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इसलिए हमने इनकी लेंथ 1 रखी है। 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये 2 आ गया। और इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इस दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, और इसका उसी तरह h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। यही हमें रिक्वायर्ड था। अब हमने बताना है कि नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 2 कहां पे लाई करेगा। कंपास आपने लेनी है, 0 पॉइंट के ऊपर रख के आपने इतनी कंपास ओपन करनी है B तक, O से लेके B तक आपने ओपन करके इस तरह करके आपने एक आर्क ड्रा करनी है। तो ये होगा हमारा स्क्वायर रूट 2। फिर एक बार देख रहे, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमने बेस इसकी 1 यूनिट ले ली, उतनी हमने इसकी हाइट ले ली 1। 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इस सारे प्रोसेस को हम करने के बाद हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2, जिसको हमने आर्क की मदद से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सेम यही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, सेम उसी तरह हमने नंबर लाइन जो है वो ड्रा कर लिया है। इसके नीचे नंबरिंग करते हैं। अब स्क्वायर रूट 2 जब हमने किया था तो हमने लेंथ ली थी 1 दोनों साइड पे, बेस भी उसकी 1 ली थी और परपेंडिकुलर भी 1 लिया था। अब हमने स्क्वायर रूट 3 करना है। इसको देखें जरा, हम सोल्व करके पहले देखते हैं कि हमें क्या लेंथ लेनी पड़ेगी। स्क्वायर रूट 3 करने के लिए एक हमारे पास 1 हो जाएगा और दूसरा हमारे पास एक 2 हो जाएगा, फिर 3 बनेगा। और हमने क्या बनाना है इसको स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 देखे जब हमने पाइथागोरस को लगाना है तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा और आगे हाइपोटेन्यूज भी स्क्वायर होगा। ये 1 आ जाएगा, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर और 3 ये भी स्क्वायर, और फिर इनको हम इस तरह करके सॉल्व कर लेंगे। ये स्क्वायर रूट 3 रह गया, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये इस तरह ये आंसर आ गया। तो हमें पता चला कि हम क्या करेंगे, एक लेंथ 1 लेंगे, दूसरी हम जो है वो स्क्वायर रूट 2 लेंगे। तो हमने अभी ये डिस्टेंस निकाला है कि 0 से लेके यहाँ तक 1 के दरमियान तक, ये 2 और 1 के दरमियान जो आता है, यहाँ 0 से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्क्वायर रूट 2। तो हम इसी डिस्टेंस को ले लेते हैं। सबसे पहले ये वाली डायग्राम इधर बना लेते हैं हम, और उसके बाद फिर स्क्वायर रूट 3 उसका बना लेंगे। ले जी, पहले वाला जो हिस्सा है वो हमारा बन गया है। यहाँ से लेके ये जो पॉइंट P है और ये
जो 0 है यहाँ से लेके हमारा ये जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस जो है इसको हमने रखा हुआ है स्क्वायर 2 है। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे डी की मदद से। अगर आप चाहेंगे तो ये क्वेश्चन जो है मैं नोटबुक के ऊपर भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगर इस तरह आपको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इनको नोटबुक के ऊपर कंपास की मदद से प्रैक्टिकली जो है वो आपको करके दिखा दूंगा। यहाँ बोर्ड के ऊपर चूंकि कंपास का इस्तेमाल नहीं हो रहा, डी भी नहीं रखा जा रहा, तो इसलिए अगर आप चाहें तो मैं आपको नोटबुक के ऊपर भी इनको सॉल्व करके दिखा दूंगा। यहाँ से हम यूनिट 1 स्क्वायर 2 लेंथ हमने ले ली है। अब हम 1 लेंथ का जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। आप जो है वो डी की मदद से ड्रा करना नोटबुक के ऊपर। अब इसका जो है वो यहाँ से 1 तक है और ये 0 तक इसको हम लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये उसका परपेंडिकुलर हो गया, ये उसकी बेस होगी स्क्वायर 2, ये 1 परपेंडिकुलर और ये सामने वाला उसका एच बन गया। तो यही अभी हमने सोल्व किया है। ये 1 रखा, ये बेस 2 रखी और ये एच उसका हाइपोटेन्यूज, और इसको सॉल्यूशन किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब क्या करना है, हमने यहां से 0 से लेके यहां तक कंपास ओपन करनी है और यहां से आपने इसका आर्क लगानी है। और ये कहां आएगा? हाँ जी, पहले जरा ये देख लेते हैं कि इसका जो कैलकुलेटर सोल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आता है। स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 सो ऑन चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो अब ये कहां लाई करेगा? 1 से आगे और 2 से पीछे। तो इसकी आर्क हम ड्रा करें तो हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह करके, यहां से रखे अगर हम आर्क लगाएंगे तो यहां तक। तो ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास? ये है स्क्वायर रूट 3। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। अगर एक बार वीडियो देखने से समझ नहीं आ रही तो इसको दोबारा प्ले करके देख ले। अगर फिर नहीं समझ आती तो फिर मुझे बताएं, मैं आपको कॉपी के ऊपर भी इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। एक दो बार समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो इंशाल्लाह एग्जाम तक जाते जाते आपको इसको ना पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इस काम को अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले हैं, जो है 4 × 1/3। 4 होल नंबर है, 1/3 इसको देखते हैं सोल्व करके। 4 3 12 और 1 13/3। और इसको अगर कैलकुलेटर से सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.33 सो ऑन। अगर इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा करें तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन स्केल से आप ड्रा करें ताकि जो तमाम डिस्टेंस है वो बराबर है। ये 0 आएगा जिस तरह पहले हमने किया है, 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी, ये -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए जो दरमियान में आता है, अब 4 आया है तो इसका मतलब है 4 से आगे होगा। दरमियान में क्या होगा? हाफ उसका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4.5 मिडल में, और इससे थोड़ा सा पीछे हटे तो 4.4 आ जाएगा, और इससे थोड़ा सा पीछे आए तो 4.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये नंबर जो है वो लाई करेगा 4.3, ये वाला। अब देखिए इसको अलग करके ना इतने पोर्शन को अलग करके इधर लाते हैं तो फिर पता चलेगा। ये 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, इसी को देख लेते हैं। फर्स्ट करें ये 4 है और ये 5, इनके दरमियान जो हाफ होगा 5 है, हाफ जो होता है। और यहाँ पे क्या होगा? 4.4, यहाँ पे होगा 4.3, यहाँ पे होगा 4.2 और यहाँ पे होगा 4.1 और ये 4। इसी तरह अगर इस साइड पे चले जाए हम, ये होगा 4.6, ये होगा 4.7, ये होगा 4.8 और ये होगा 4.9। इस तरह ये 9 हिस्सों में डिवाइड होता है जो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है। मिडल में उसका हाफ होता है दूसरी साइड पे, और इस साइड पे उनको फिर उतने हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। तो इस तरह ये सारे पार्ट्स जो है वो आसानी से अब सॉल्व हो जाएंगे। इनको आगे अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -2 1/7 इज इक्वल टू 15/7 हो गया। इसको कैलकुलेटर से सोल्व किया तो -2.14 सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, उसी तरह नंबर लाइन ड्रा करते हैं स्केल की मदद से। जी, ये हमारी नंबर लाइन ड्रा हो गई है। ये इन्फिनिटी साइन 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब हमने शो करना है 2.14 और माइनस का लेफ्ट साइड पे आएंगे। ये तो होगा, ये 2 है और इससे आगे देखिए, अगर 4 5 या 5 से बड़े हों तो फिर एक पीछे प्लस करके उसका निशान लगाते हैं। अब चूंकि 4 है तो इसलिए 1 जो है वो 2 नहीं बनेगा, तो इसलिए हम 2.1 का निशान लगाएंगे। तो 2.1 का उसके साथ ही आएगा निशान,
ये जो मैंने आपको सेपरेट करके समझाया है ना, इसी तरीके से आपने सारे सोल्व करने हैं। मिडल कर लेना है और देखना है कि साइड पे दोनों जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 5/8 इज इक्वल टू 0.625। अब 0.6 आपने देखना है, 0.63 हो जाएगा, ये 7 ही होगा, 5 की वजह से ये 2 3 हो जाएगा। तो हम इसके लिए नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये नंबर लाइन हमने ड्रा की, इन्फिनिटी साइन, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। स्केल से ड्रा करना है आपने, अगर होमवर्क कर रहे हैं तो फिर भी, अगर आप पेपर में कर रहे हैं तो पेपर प्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना। फिर अब हम देखेंगे ये कहाँ जा रहा है, 1 से छोटे हैं, तो ये हो गया हाफ, यहाँ पे 0.5 आएगा, और इससे फिर थोड़ा सा आगे अगर हम लेके जाए इसको तो ये 0.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 2 होल ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 11/4, और इसका कैलकुलेटर सोल्व करने के बाद आंसर आया 2.75। नंबर लाइन ड्रा की है, तो हमने क्या देखना है, 2.7 और 5 है चूंकि नेक्स्ट हमारा डिजिट, तो ये 2.8 आ जाएगा। तो इसका ये हुआ हाफ, ये हुआ 6, ये हुआ 7 और ये हुआ 8, तो 2.75 जो है वो यहाँ पे आएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p/q where p and q are integers and q should not equal to 0। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का जो सेट होता है वो 0 से लेके प्लस माइनस तमाम नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और हमने पहले लेक्चर में आपने में पढ़ा था कि ये जो बार होती है इसका मतलब है कि ये डिजिट आगे रिपीट होता जा रहा है, और जो डिजिट खुद को रिपीट करता जाए उसे हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये डेसिमल्स को हमने लेके आना है बटे की शक्ल में, p/q फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 0.4 ऊपर बार है इज इक्वल टू 0.444 सॉन चलता जाएगा। ये इसको हम लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.444 सॉन चलता जा रहा है। इसको हम कंसीडर करते हैं 1। ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। अब इस साइड पे x है, इस साइड पे 0.44 है, तो हमने क्या करना है, 4 को उठा के हमने पॉइंट के इस तरफ लेके आना है ताकि हम इसको p/q फॉर्म में लेके आए। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी 1 के साथ 0 मिला के हम मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 के साथ 0 1 मिलाएंगे, यानी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 10x, और 0.44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट आगे चल जाएगा, 10 है, तो हमारे पास आ गया 4.44। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमारे पास आ गया, इक्वेशन 1 है 10x और इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड पे है 1x, इक्वल्स इस साइड पे है हमारे पास 4.44 माइनस इस साइड पे है हमारे पास 0.44। पॉइंट के बाद सेम है, इधर भी पॉइंट के बाद उसी तरह के है, तो दोनों साइड पे पॉइंट के बाद सेम है, तो ये दोनों चीजें आपस में खत्म हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, हमारे पास बचेगा 4। तो आ गया हमारे पास 10x से 1x निकले तो हमारे पास आ गया 9x इक्वल्स 4। x इस साइड पे रहेगा, 9 उस साइड पे डिवाइड करेगा जाके, तो 4/9 हमारे पास आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको भी उसी तरह हम सोल्व करेंगे। 0.373737 सॉन चलते जा रहे हैं। हमने पढ़ा था रिकरिंग 2 तरह की होती है, यहाँ एक डिजिट खुद को रिपीट करता जा रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे 37 ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करते जा रहे हैं खुद को। फिर हम इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू, वो सारी रकम ऊपर नीचे आ गई, इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। पहले जिस तरह बताया था, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 होगा तो 100 से करेंगे, 3 होगा तो 1000 से करेंगे। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, 100x हो गया। अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 37.373737 सॉन चलते जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 2। आगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड पे है 100x और 1 का है 1x इक्वल्स, इधर है 37.373737 माइनस 0.373737।
अब यहाँ 100 में से एक 99x आ गया। इस साइड पे क्या आ गया, पॉइंट के बाद पिछले सवाल की तरह पे पॉइंट इस साइड पे और इस साइड पे पॉइंट के बाद सेम है, तो ये कैंसिल हो गया दोनों, 37 आ गया। तो x इज इक्वल टू 37/99 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 0.21। इसको अगेन हम चेंज करते हैं, लेट करेंगे x के इक्वल, ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास। अब चूंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो गया, और इस रकम को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 21.212121 सो ऑन चलते जा रहे हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगेन वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लेफ्ट साइड 100x माइनस इक्वेशन 1 लेफ्ट साइड x is equal to equation 2 right side 21.212121 so on minus equation 1 right side 0.212121 so on, and 100x minus 1x is equal to 99x is equal to, पॉइंट के बाद दोनों साइड पे रकमें एक जैसी हैं तो दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 21, x इस साइड पे रहेगा और 21 divides by 99, which is our required answer. Hopefully you understand the answer. Today we are going to cover question number 4 of exercise number 1.1 9th class math new syllabus 2025-26 designed by Punjab Textbook Board. Let's begin. Make these properties clear with examples. First property is closure property. ये जो उल्टा होता है इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल a and b belong to the set of real numbers। जब किसी भी सेट के एलिमेंट, दो एलिमेंट, उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करें, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उनका आंसर भी उसी सेट के एलिमेंट्स में से ही होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्ज करें हमारे पास है a plus b belong to R, so its answer should also be a real number. For example हम देखें तो 2 plus 3 is equal to 5, तो 5 भी एक रियल नंबर है। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन इस पे करके देखें, a मल्टीप्लाई b बिलोंग टू r, अगर इसकी एग्जांपल देखें 2 मल्टीप्लाई 3 is equal to 6, that is also belong to real numbers. So it becomes clear कि जब किसी भी सेट के एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए, डिवीजन किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए या एडिशन किया जाए, तो उसका आंसर भी उसी सेट के अंदर से होता है। आगे चलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव हम दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो डिजिट इन्वॉल्व होते हैं। जब दो डिजिट को अपनी जगह चेंज करके प्लस किया जाए तो उसे हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जब उनकी जगह यानी उनका मुकाम चेंज करके उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हम उनको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेट्स वी सी इट। इफ वी डू a plus b should also equal to b plus a, ये r में से यहां हम लिख लेते हैं फॉर ऑल a and b belong to set of real numbers, तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अगर इसके ऊपर मल्टीप्लाई करके हम देखें a b मल्टीप्लाई इज इक्वल टू b a, तो दैट इज शुड आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। अगर हम इसको फिगर्स में देखें तो a 1 plus 2 is equal to 3, 1 plus 2 is equal to 2 plus 1, इसका आंसर भी 3 आएगा और इसका आंसर भी 3 ही आएगा। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हम रखते हैं 2 multiply 3 is equal to 3 multiply 2, its answer is 6, its answer is also 6। So we see that जब किसी भी डिजिट की आपस में जगह चेंज कर देते हैं, वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, तो उनका आंसर सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
अच्छा, इसको एसोसिएटिव नहीं पढ़ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये 3 नंबर्स को डील करती है। व्हेन वी हैव 3 डिजिट्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो यहां हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, सिर्फ ब्रैकेट को एक्सचेंज किया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 डिजिट होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 डिजिट होते हैं। इसको जरा एग्जांपल से हम देख लेते हैं। इसको हम देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो पहले आपको पता है ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 5 हो गया, और यहाँ पे हम देखते हैं 1 प्लस 2 3 और 3 हमारे पास दूसरी साइड पे है, तो ये भी 6 और ये भी 6, तो इनका आंसर सेम है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन करके हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जरा कर लेते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब देखें यहाँ पे उसने इन दो को किया है और यहाँ पे पहले 2 को करते हैं। ब्रैकेट सोल्व करते हैं पहले। 3 4 12 इज इक्वल टू 3 2 6 मल्टीप्लाई 4 12 टू द 24 इज इक्वल टू 6 4 द 24। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज जो है वो हुई क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है। जी डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो तो किसी भी डिजिट में आइडेंटिटी को अगर ऐड करें तो उस रकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मल्टीप्लिकेटिव हो तो अगर किसी भी डिजिट के साथ आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करें तो उस रकम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। देखते हैं एग्जांपल के साथ इसको। पहले एडिशन को देखते हैं। इसमें अगर देखें ए फर्ज करें हमारे पास कोई डिजिट है तो उसको हम प्लस करेंगे 0 से, तो इसका आंसर हमारे पास ए आएगा, यानी हमारी जो रकम ए थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इसी को हम लें ए को मल्टीप्लाई करें 1 से तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ए, यानी कि जो हमारी रकम थी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई फिर 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई 1। इसको एग्जांपल से सोल्व देखते हैं हम। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 और हम देखें 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो जिससे प्लस करने से या मल्टीप्लाई करने से कोई रकम पे फर्क ना पड़े तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स को देखते हैं हम। देखें a प्लस a माइनस इज इक्वल टू 0, और देखिए मल्टीप्लिकेशन में देखें तो a मल्टीप्लाई 1 बाय a इज इक्वल टू 1। इनवर्स जो होता है, अगर दो जो रखने दी है हमने, अगर एडिटिव इनवर्स देखें तो उनको प्लस करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए, और अगर 2 रकमों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आए, उसको हम बोलते हैं इनवर्स। तो एडिशन में इनवर्स जो होता है उसकी अलामत चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो उसकी अलामत माइनस कर देते हैं, और अगर माइनस होगी तो उसकी अलामत को प्लस कर देते हैं। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। और अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं, उसको रकम को उल्ट देते हैं। ए का रेसिप्रोकल लिया 1 बाय ए, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। इसको एग्जांपल से हम देखते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास 2 है, इसमें प्लस हम करते हैं -2, तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 बाय 2 से, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। कैसे, ये दोनों आपस में कैंसिल हुए तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। आइडेंटिटी क्या है, ए में 0 प्लस करें तो ये एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा, और ए में मल्टीप्लाई 1 करें तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। इनवर्स जो होता है, किसी ऐसी रकम से गिवन रकम को जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आए, और अगर एडिशन करें उसकी तो हमारे पास 0 आए। ये 5 प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको जरा पहले देख लेते हैं। a इंटू बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहा है, बाहर जो a है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आ जाएगा हमारे पास a को b से मल्टीप्लाई किया ए बी, आगे अलामत हमारी आ गई साइन प्लस आ गया, a को c से मल्टीप्लाई किया ए सी। ये देखिए ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, इनको बोलेंगे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लिखे हुए हैं ब्रैकेट के राइट साइड पे, इनको हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको, ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, एडिशन के ऊपर। ए बी प्लस ए सी, ए को बी से मल्टीप्लाई किया और प्लस का साइन आ गया, फिर आगे ए को सी से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह आगे हम देखते हैं, ये अलामत जो है ना ये माइनस की है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम बी से, ए बी, आगे साइन माइनस का और ए सी। थर्ड आप देखें जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए सी आ गया, साइन हमारे पास प्लस है, बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई किया, बी से आ गया। तो ये सिंपल सी चार जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की, इनको गौर से देख लें, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लेफ्ट साइड पे लिखा है तो हम इसे बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और राइट साइड पे अगर लिखा हुआ है डिजिट तो उसको हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर प्लस का साइन है तो ओवर एडिशन, अगर माइनस का साइन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको सोल्व करते हैं जो हमने प्रॉपर्टी समझी है उनकी हेल्प से। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 अपना सोल्व करते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज की हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इधर हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जी पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो लिखा हुआ है a प्लस 4 ब्रैकेट के बाद प्लस b, फिर यहाँ पे पहले उसको डिजिट को लिखा हुआ है a प्लस, आगे फिर ब्रैकेट लगाइए। यानी सेकंड नंबर पे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और दरमियान में क्या साइन है, प्लस है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे लिख लेते हैं w विद r रिस्पेक्ट t टू और प्लस का साइन, इसका मतलब एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी इनको रिप्लेस किया है, अपनी जगह से इनको चेंज किया है। तो जब दो डिजिट इन्वॉल्व हो तो उनको उनकी आपस में जगह चेंज की हो तो वो क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए दो जो है, एक डिजिट प्लस वाला जहां कोई अलामत हो, आपको पता है कि अंडरस्टूड है कि प्लस होता है, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, तो आंसर इसका 0 आया है। तो 0 क्या है, ये है 0 है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे, जब किसी का आंसर 0 आए प्लस करने से, प्लस माइनस करने से, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आगे देखते हैं a इंटू बी प्लस सी, ए बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है, अंदर जो रकम है वो प्लस हो रही है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ भी उसका आंसर लिखा है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी प्लस ए सी। तो ये अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट साइड पे है तो हम इसे लेफ्ट बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये ऑन नहीं है, ओवर एडिशन। अगर इधर माइनस का साइन होता तो ओवर मल्टीप्लिकेशन होता, अगर ये डिजिट इस ब्रैकेट के राइट साइड पे आ जाता तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जानी थी। आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अभी हमने डिस्कस किया है जो डिजिट प्लस किया जाए या उसे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसी जो गिवन रकम है, आपको जो नंबर दिया है उसमें फर्क ना करें, उसको एज इट इज रहने दे, तो इसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लाई हो रहा तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई, आगे ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई 8, इस तरफ पहले ब्रैकेट आ गई है 4 मल्टीप्लाई 5 और आगे मल्टीप्लाई 8 उसको अलग किया है, यानी ब्रैकेट को चेंज किया है, यहाँ पे आखिरी 2 डिजिट पे थी, यहाँ पे पहले 2 डिजिट पे है। तो इस तरह किस प्रॉपर्टी में होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो हम इसे बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी डिजिट को आपस में चेंज किया है, उनका मुकाम बदला है। तो ये किस में होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है। यहाँ साइन कौन सा है, जब 2 डिजिट इस तरह लिखे हो दरम्यान में कोई उनके साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। So dear student, this is our question number 4 where we have to identify the properties. I hope you understand the answer. Allah Hafiz. Today we are going to solve our question number 5, exercise 1.1 of new syllabus 9th by
Punjab Textbook Board. In this video, we understand the properties of inequalities. So let's begin. Make sure you stay till the end. Our first property of inequality is trichotomy property. ये property states करती है कि it gives three results when two digits, जब दो एलिमेंट किसी भी सेट के हों तो वो तीन किस्म के रिजल्ट्स जो हैं वो हमें देते हैं. If for all A and B belong to R real numbers, so A could be or A greater than B or A less than B. तो कोई भी दो डिजिट जब होंगे तो उनको वो किसी भी सेट से अगर बिलोंग कर रहे हो तो वो तीन किस्म के रिजल्ट देते हैं. इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. लुक फॉर ऑल A, B and C belong to R. If A greater than B or B greater than C, so क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा? A also greater than C. अगर लेस देन में इसको ले, if A less than B or B less than C, so it gives A less than C. इसको नंबर्स में जरा इसकी एग्जांपल देखते हैं. अगर हमारे पास है A की जगह पे हम 5 रखें और B की जगह पे हम 4 रखें और C की जगह पे हम 3 रखें और 3, तो ये क्या होगा? 5 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा है 3 से. तो A की जगह पे हमने 5 रखा है, सो 5 बड़ा होगा. C की जगह पे हमने 3 रखा है 3 से. इसी तरह अगर इनको रिवर्स कर रहे हैं तो वो लेस देन की प्रॉपर्टी आ जाएगी. इसकी होपफुली आपको समझ आ गई होगी. एडिटिव प्रॉपर्टी. For all A, B and C belongs to R. देखिए अगर A ग्रेटर देन है B से तो ये तीसरा डिजिट जो है C, तो ये क्या करेगा? A प्लस C ग्रेटर देन B प्लस C से. अगर इसे लेस देन में देखें तो उसका भी यही होगा, A लेस देन B और A प्लस C लेस देन B प्लस C. यहाँ पे इसको नंबर की एग्जांपल से इसको देखते हैं. इफ 4 बड़ा है 3 से, A की जगह पे हमने 4 रखा और B की जगह पे हमने 3 रखा और A की जगह पे फिर हम 4 रखेंगे, C की जगह पे आप रख ले 2 रख ले 2, तो ये बड़ा होगा. B की जगह पे हमने रखा है 3 और C की जगह पे हमने रखा है 2. इन दोनों को अगर हम करें प्लस तो हमारे पास आंसर आ गया, ये 4 और 2 6 होते हैं और ये ग्रेटर देन होगा 3 और 2 5 से. ये प्रॉपर्टी जो एडिटिव प्रॉपर्टी है ये बताती है कि 3 डिजिट जो दिए गया है, अगर पहले 2 डिजिट पहला बड़ा है दूसरे डिजिट से तो तीसरा अगर प्लस करेंगे तो इनका रिजल्ट फिर यही रहेगा. आगे देखते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहती है इफ फॉर ऑल A, B और C बिलोंग टू R, फॉर ऑल इफ A ग्रेटर देन B, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें C से तो AC आल्सो ग्रेटर देन BC. कब? इसकी कंडीशन भी है साथ, इफ C इज ग्रेटर देन 0. अगर 0 से बड़ा डिजिट होगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट होगा यानी जिस तरफ साइन होगा इसका साइन उसी तरफ रहेगा. सेकंड इसका रिजल्ट देखते हैं. इफ A लेस देन B गिव्स अस A मल्टीप्लाई C लेस देन B मल्टीप्लाई C. कब? इफ C लेस देन C ग्रेटर देन 0. अगर 0 से बड़ा कोई डिजिट हम उसमें मल्टीप्लाई करें तो इनका रिजल्ट फिर भी वही रहेगा यानी लेस देन ही आएगा. अब आगे नेक्स्ट देखते हैं. इफ A ग्रेटर देन B गिव्स अस, उसी तरह A मल्टीप्लाई C, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे साइन हम लगाते हैं लेस देन का, उल्ट हो जाएगा C. क्यों? क्योंकि अब C जो है वो लेस देन हो गया है 0 से, यानी कि 0 से लेस देन होने का मतलब क्या है? माइनस में चला गया है. इसको नंबर की मदद से जरा हम समझते हैं. तो A ग्रेटर देन B है यानी A को हमने बड़ा रखना है B से, तो यहाँ A 4 ले लें और B हम 3 ले लेते हैं. तो हमारे पास C क्या है? C को हम 2 रख लेते हैं. A को हमने 4 रखा है, मल्टीप्लाई करते हैं -2 से. लेस देन 0 की है ना हमने, जब लेस देन 0 होगा तो वैल्यू माइनस में चली जाती है. तो इसका साइन हमने चेंज कर दिया है, ये लेस देन हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रेटर रखा है, यहाँ पे लेस देन हो गया. अभी देख लेते हैं इसको. B को हमने रखा है 3 मल्टीप्लाई -2, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -8
और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -6। अब -8 से -6 बड़ा है, यानी -8 छोटा हो गया -6 से, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू माइनस के साथ होती जाएगी वो उतनी छोटी होती जाती है। तो जब एक रूल अब आप ज़हन में रख लें जो यहाँ से बन गया है, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है। यहाँ पे ग्रेटर देन था, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन लेस देन हो गया। ये चीज आपने सिर्फ ज़हन में रखनी है, जो इन प्रॉपर्टीज में मेन चीज है वो यही है। आगे इसकी जो लेस देन वाली प्रॉपर्टी है, आगे इसी तरह जो लेस देन वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ अगर हम इसको साइन चेंज कर दें a लेस देन b, तो यहाँ क्या होगा ए सी ग्रेटर देन बी सी, क्योंकि c लेस देन 0, माइनस में वैल्यू चली जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं डिवीजन की प्रॉपर्टी। इसको जरा हम सॉल्व कर लें ताकि वो डिवीजन वाली भी कर ले। आखिरी प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे जो 1 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। इन पे ही टाइम लगना था। तो पहला चैप्टर है ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, रियल नंबर पे बेस करता है, तो आगे जो है वो इंशाल्लाह काम हमारा ना स्पीड से हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चंद एक जो होती है चीजें समझाने वाली वो करनी होगी। जी स्टूडेंट्स, ये भी तकरीबन उसी तरह से मिलती जुलती है जिस तरह मल्टीप्लाई करने वाली थी। इसको देखते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो हमारे पास रिजल्ट फिर क्या आएगा, a divided by c greater than b divided by c if c greater than 0। इसका लेस देन वाला भी देख लें, if लेस देन a लेस देन b, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a ओवर c लेस देन b ओवर c, c लेस देन नहीं ग्रेटर देन 0। अब इसका जो है वो लेस देन वाला जो हमने मल्टीप्लाई में देखा था, लेस देन वाला रिजल्ट देखते हैं। वो कहता है इफ a ग्रेटर देन b गिव्स अस a डिवाइडेड बाय c लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन है यहाँ लेस देन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, b ग्रेटर देन c इफ c लेस देन 0। अगर 0 से नीचे वैल्यू चली गई है माइनस वाली, तो फिर क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी इसकी देख के फिर इसको डिजिट की मदद से समझते हैं। इफ ए लेस देन बी गिव्स अस ए ओवर सी ग्रेटर देन बी ओवर सी इफ सी लेस देन 0। अभी हम इसको देखते हैं, लास्ट टाइम हमने ग्रेटर वाली देखी थी, अब हम लेस देन वाली देख लेते हैं। तो ए को लेस देन हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं 4, लेस देन है किससे, बी से, इसको कर लेते हैं 2। तो सी हमारे पास कोई एक डिजिट है, इसको हम 6 करके इसको 4 कर लेते, तो सी हमारे पास एक डिजिट है उसको हम 2 कर लेंगे। तो ए की जगह पे हमने 6 रखा है और सी की जगह पे हमने 2 रखा है, तो इसको हम सी हम क्या रखेंगे -2, इसका साइन चेंज करेंगे, सॉरी लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। और बी की जगह पे हमने 4 रखा है तो नीचे हमने रखा है -2, वही इसका जो रिजल्ट है। इसका रिजल्ट इधर देखते हैं जरा, क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास आंसर आ गया 3, माइनस का चूंकि नीचे माइनस लगी है, ग्रेटर देन 4 को डिवाइड करेंगे -2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। तो यहाँ एक गड़बड़ हुई है, देखें यहाँ इसमें हमने तो लेस देन रखना था, इसको हम a को 4 करते हैं और b को हम करते हैं 6। तो यहाँ पे a जो है वो 4 है और b जो है वो 6 है, क्योंकि हमने इसको करना था 4 लेस देन 6, छोटा होगा तो लेस देन होगा ना। तो यहाँ फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 और 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो -2 ग्रेटर देन -3 हो जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी रकम माइनस में होती जाएगी उतना वो छोटा होता जाएगा। So dear students, these are 5 properties of inequality. Now we move to our question number 5. Dear students, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स करता है -3 लेस देन -1 गिव्स अस 0 लेस देन 2। तो यहाँ पे 0, ये लेस देन साइन के लेफ्ट साइड पे 0 कब आएगा, इधर -3 है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें +3 कर देंगे। तो सेम यहाँ पे इस तरफ देखिए, साइन के इस तरफ है 2, तो -1 में क्या प्लस करेंगे, 2 आए +3। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड पे हमने सेम डिजिट को ऐड किया है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एडिटिव, तो हमने अभी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एडिटिव प्रॉपर्टी। वो कह रहा है इफ a लेस देन b देन 1 बाय a ग्रेटर देन 1 बाय b। एक हमसे जो प्रॉपर्टी पीछे रह गई है उसको हम पढ़ लेते हैं, ये होती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी।
रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमारी रह गई थी, इसको हम देख लेते हैं। इफ वो कहता है ए लेस देन बी, तो इसका हमारे पास रेसिप्रोकल होता है उल्ट, यानी ए को हम करेंगे 1/a, बी को करेंगे 1/b, यानी हर डिजिट के नीचे अंडरस्टूड किया हुआ है 1 होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1/a, यहाँ पे लेस देन है तो ग्रेटर देन साइन हो जा, यहाँ पे लेस देन साइन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन हो जाएगा, क्योंकि जब बटे में चले जाते हैं रेसिप्रोकल ले लिया जाता है तो इनइक्वालिटी जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, 1/b होगा। अगर यहाँ पे a ग्रेटर देन b है तो हमारे पास क्या आएगा, 1/a लेस देन 1/b। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी थी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास फिर क्या आया है, इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b, यानी साइन चेंज हो गया, इनका रेसिप्रोकल लिया है तो हमारे पास आ गई फिर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, यानी दोनों साइड पे, इस साइड पे a है और इस साइड पे b है, एक हमने अपने पास से डिजिट जो है वो c प्लस की है, दोनों साइड पे सेम डिजिट हमने प्लस किया है, यही वाली प्रॉपर्टी बनेगी यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी। Now we move on to question number 4. If AC less than BC and C greater than 0, then A less than B. देखिए अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, थोड़ा सा उन्होंने इसकी शेप चेंज की है। ये वाला हिस्सा जो है पहले लिखते थे उसको उठा के उन्होंने एंड पे रख दिया, और जो एंड पे होता था उसको पहले लिखा है, और यहाँ पे उन्होंने बताया है C greater than 0, यानी ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, 0 से बड़े जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 0 से छोटे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, इनके साइन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो क्या होगा यहाँ पे, फिर कौन सी प्रॉपर्टी हमने बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। इफ AC लेस देन BC देन C लेस देन 0 एंड A ग्रेटर देन B, यानी उसी तरतीब से उन्होंने फिर एक बार लिख दिया है, लेकिन इस दफा वो क्या कह रहे हैं, C लेस देन 0, यानी 0 से छोटे नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जानी है। जब हम नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। देखिए यही वही है, AC लेस देन BC तो C ग्रेटर देन लेस देन 0 तो A ग्रेटर देन B, यहाँ लेस देन का साइन था, यहाँ ग्रेटर देन का साइन हो गया, तो फिर कौन सी हुई प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हुई फिर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन of today lecture, either A greater than B और A is equal to B और A less than B। देखें पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसमें देखा था कि दो डिजिट हों और उनके 3 पॉसिबल रिजल्ट होते हैं। कौन सा हो सकता है, या तो वो पहला बड़ा हो सकता है, A ग्रेटर देन B हो सकता है, या दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, या पहला दूसरे से छोटा हो सकता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इट्स ओवर। Today we are going to solve our last question of exercise 1.1. Find two rational numbers between, ये दो नंबर दिए गए हैं, इनके दरमियान हमें 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। हमेशा याद रखें जब 2 नंबर्स के दरमियानी नंबर निकालना होता है हम उन 2 नंबर्स की एवरेज निकालते हैं। पहले हम इनको नंबर लाइन की मदद से समझते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। ये एक नंबर लाइन है, इसका पहला डिजिट है 2 और दूसरा डिजिट है 4, इसके दरमियान में हमें एक नंबर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों नंबर्स की एवरेज लेंगे। एवरेज किस तरह लेते हैं, दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इनको हम करते हैं 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर इज 6/2 एंड द रिक्वायर्ड नंबर इज 3। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फर्ज करें हमें और इनके दरमियान एक नंबर लेना है, यानी 2 नंबर लेने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे या इन दोनों को ले लेंगे। इन दोनों के दरमियान तो 2 और 4 के दरमियान पहले निकल आया है, 2 और 3 को ले लेंगे या 3 और 4 को ले लेंगे, हमारे पास एक और नंबर आ जाएगा। देखते हैं 2 और 3 को ले, अगर 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 5/2 आ गया, और हमारे पास कितना आ गया, 2.5 जो है वो एक नंबर आ गया। तो इस तरह हम मजीद नंबर्स भी निकाल सकते हैं। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनको जरा राइज कर ले। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3 एंड 1/4, इनके दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो इनको हम करते हैं प्लस और डिवाइड करते हैं 2 से। 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2, चूंकि प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12, तो ऊपर रकम क्या बन गई, 3 4 = 12, और 4 आंसर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 = 4, दरमियान में प्लस है तो हमारे पास अब 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 3 = 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 = 3, तो हमारे पास आ गया एक, नीचे भी हमारे पास 2 पड़ा हुआ है एवरेज का। अब हम देखते हैं ये आ गया 7/12 और नीचे 2। अब जो 2 है इसका रेसिप्रोकल लेकर ऊपर अगर लेके आए तो 12 जो है वो 24 हो जाएगा, 7/24
24 विच इज आवर फर्स्ट रैशनल नंबर। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, फर्स्ट रैशनल नंबर क्या आ गया हमारे पास 7/24। अब इसी तरह हम दूसरा नंबर इसका निकाल लेते हैं 1/3 को लेके और 7/24 को ले लेते हैं। 1/3 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकालने के लिए। तो इन दोनों का एलसीएम ले तो हमारे पास 24 एलसीएम आ गया और 3 से 24 को डिवाइड करें 8 आएगा। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 7 उसी तरह आएगा चूंकि एलसीएम नीचे सेम है उसका 24 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज वाला। उसी तरह हम 2 को ऊपर लेके जाए तो ये 7 और 8 15 हो गए और 2 ऊपर जाए तो 48। इसको हम अगर कैंसिल करना चाहें तो 3 5 और 3 16, 3 5 15 और 3 16 48। तो सेकंड रैशनल नंबर इज 15/16। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। 3 और 4 को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 7/2। ये हमारे पास पहला रैशनल नंबर आ गया। अब हम क्या करते हैं 7/2 को 3 के साथ ले लेते हैं। 3 + 7/2 फिर डिवाइड करें एवरेज वाले 2 से। अब 2 इसका एलसीएम आ गया तो इसके नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं, एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6 + 7 उसी तरह आ जाएगा, नीचे 2 उसके नीचे भी 2 एवरेज का। 2 ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हुआ तो 2 2 से मल्टीप्लाई 7 6 और 13 2 2 4। तो ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया। लो जी 2 हो गया हमारे जल्दी से। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। 5 इनका एलसीएम तो 3 और 4 उसी तरह लिखे जाएंगे। 3/4 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड 2 और ये 5 ऊपर जाके 10 हो जाएगा। 3 और 4 7/10 फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब आगे हम देखें तो 3 और 5 ले लेते हैं प्लस 7/10 ले लेते हैं और फिर एक बार डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो ये हमारे पास 10 एलसीएम आ गया। अगर 10 एलसीएम आया तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। 6/6 + 7/10 डिवाइडेड बाय 2। 6 और 7 13 आ गए। 2 ऊपर जाकर डिवाइड करें तो 20 हो गया। 13/20 ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया है। जी स्टूडेंट्स, इस तरह हमने अपने तीनों पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के मुकम्मल कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह अब हम अपनी नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम सोल्व करेंगे 1.2 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल एंड हिट द बेल आइकन। शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज।